स्टूडेंट चलते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्कैबिज। आप लोग नाम सुने होंगे खाज और खुजली के बारे में। जानेंगे कि खाज और खुजली क्या होता है, यानी स्कैबिज क्या होता है। स्कैबिज हम लोग अंग्रेजी नाम से जानते हैं और खाज और खुजली इसको हम लोग हिंदी नाम से जानते हैं और बोलचाल के भाषा में इसको खुजली के भी नाम से हम लोग जानते हैं। जानेंगे कि स्कैबिज होता क्या है। देखिए, स्कैबिज जो बीमारी है यह एक प्रकार के त्वचा से संबंधित बीमारी है और यह बीमारी जो फैलता है वो पैरासाइट यानी परजीवी की वजह से फैलता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य होता है कि खाज और खुजली जो होता है एक प्रकार के त्वचा से संबंधित बीमारी होता है और परजीवियों की वजह से फैलता है और कीट पतंग यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके वजह से या उसके संपर्क में आने की वजह से ये बीमारी फैलता है। यह बीमारी जो होता है, इस बीमारी को फैलाने वाले जो परजीवी यानी पैरासाइट जिम्मेवार होता है वो कौन पैरासाइट होता है, तो उस पैरासाइट का नाम है सार्कोप्टस। सार्कोपोटस अस्केबी नामक एक पैरासाइट है यानी परजीवी है। इसी के संपर्क में आने के बाद यानी इसके संपर्क में हम लोग का त्वचा आने के बाद वहां पर संक्रमण हो जाता है और उस संक्रमण के बाद हम लोग खाज और खुजली होता है। तो आपको बताएं कि खाज और खुजली जो होता है त्वचा से संबंधित बीमारी है। इसको फैलाने के लिए कीट पतंग जिम्मेवार होते हैं और ये माने किस सूक्ष्म जीव की वजह से फैलता है, तो ये जो होता है पैरासाइट यानी परजीवी सूक्ष्म जीव की वजह से फैलता है और उस पैरासाइट का नाम होता है सार्कोप्टस अस्केबी। अस्केबी के वजह से ये बीमारी हम लोग को फैलता है। यह जो बीमारी होता है इसको द 7 ईयर ऑफ ईच के भी नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब होता है यह बीमारी जो होता है बहुत लंबा समय तक चलने का भी इसका प्रावधान है। यानी इतना जल्दी ये बीमारी ठीक भी नहीं होता। एक बार किसी व्यक्ति को हो जाता है तो लगभग 7 साल 8 साल तक भी बीमारी चलता है। इसलिए इस बीमारी को हम लोग द 7 ईयर ऑफ द इच के भी नाम से जानते हैं। यानी ऐसा बीमारी जो कम से कम 7 बरस तक इसका जलन और इसका खुजली रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग का रहा। आपको बताया फैक्टर किन कारणों से फैलता है, तो सार्कोपोटस स्केबी नामक परजीवी की वजह से बीमारी फैलता है। इस बीमारी में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, तो इस बीमारी को यदि हम लोग देखते हैं ये उद्भवन काल का, यानी इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो 4 से 6 सप्ताह का होता है। यानी 4 से 6 सप्ताह का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और संचरण यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें यानी बीमारी कैसे कैसे फैल सकता है, तो पहला होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जाएगा यानी त्वचा के संपर्क में आएगा। या कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि किसी माने संक्रमित व्यक्ति को या किसी खुजली वाले व्यक्ति को कपड़ा या जो भी चीज होता है वो दूसरा व्यक्ति भी ग्रहण करता है या धारण करता है, तो उस अवस्था में ये बीमारी फैलने की संभावनाएं बनी रहती है। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट ये दोनों तरह से बीमारी फैलता है, तो इसलिए इससे हम लोग को सावधानी रखेंगे। उसके बाद चिन्ह एवं लक्षण की यदि बात करते हैं, चिन्ह एवं लक्षण में इसको क्या क्या होता है, यानी कैसे पता चलेगा कि हमको स्कैबिज हुआ है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को जलन होगा, जिस जगह पर होगा उस जगह पर जलन होगा यानी एक प्रकार खुजली टाइप का होने लगेगा। उसके बाद आपके बगल में, कलाई में, जांघों में, जननांगों में, उंगलियों के बीच में, ठीक है, यानी जहां पर ये फाका पाता है वहां पर इस तरह की बीमारी हम लोग को फैलता है। तो इस तरह के भी हम लोग इसको देखने को मिलता है, यानी खुजली होने लगेगा। खुजली कहाँ कहाँ, तो बगल में हो सकता है, कलाई पर हो सकता है, उसके बाद जननांगों में हो सकता है, साथ ही साथ अंगुलियों के जो बीच के मध्य भाग होता है उसमें हो सकता है। ये सारे चीज इसको पहचानने का तरीका है। उसके बाद इचिंग, इचिंग का मतलब होता है कि मतलब एकदम जलन टाइप के देने लगेगा वहां पर, ठीक है, खुजली होने लगेगा। स्क्रेचिंग यानी वहां पर कुछ आकार बन जाएगा, आकृति टाइप के बन जाएगा, स्क्रेच आ जाएगा आपके इथी पर, रंग वहां का डिस्कलर हो जाएगा। तो ये सारे चीज है। यदि इस बीमारी को डायग्नोस्टिक किया जाए, डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी किसी व्यक्ति को खाज और खुजली के बारे में विस्तृत जानकारी लेना हो तो कैसे हम लोग पता करेंगे, तो पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले बीमारी का पारिवारिक इतिहास जानेंगे कि ये बीमारी जो होता है उसके घर में किसको किसको है। क्योंकि आपको बताए कि ये ऐसा बीमारी होता है कि एक व्यक्ति का इलाज आप कराइएगा, दूसरा व्यक्ति का घर का इलाज नहीं कराइएगा, रोकथाम नहीं करिएगा, तो ये बीमारी कभी आपके घर से ठीक होगा नहीं। क्योंकि ये बीमारी जो होता है छुआछूत की बीमारी होता है, यानी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से भी बीमारी फैलता है। तो आपको बताए कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को खुजली हुआ है और उसके साबुन, जो दूसरा व्यक्ति साबुन यूज करता है या उसका कोई भी यूज किया हुआ सामान उसको यूज करता है जो टच में आया हुआ रहता है उनका, तो उसको भी बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो ये चीज का हम लोग पता लगाते हैं कि बीमारी का उसका पारिवारिक इतिहास क्या है, यानी उसके घर में किसको किसको ये बीमारी पहले से चलते आ रहा है। यदि नहीं चलते आ रहा तब तो ठीक है,
तो कभी भी हम लोग इस तरह के बीमारी के जब भी इलाज करते हैं तो उसके पूरे माने पूरे उसके परिवार को यानी जो उसके संपर्क में आते हैं सबको एक साथ हम लोग को इलाज करना चाहिए, तब जाके बीमारी हम लोग का जड़ से ठीक होता है। उसके बाद चिकित्सीय लक्षण ये देंगे कि उसमें क्या-क्या लक्षण आ रहा है। जिस तरह के लक्षण आएगा उसके आधार पर हम लोग डायग्नोस्टिक करेंगे। बिलों में माइट इसके अंडे को हम लोग बंद करेंगे। कहने का तात्पर्य होता है कि कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग के दीवार पर या दीवार के कहीं छेद रहता है या कहीं पे जगह बना रहता है, खिड़की, अलमारी यहाँ पर, तो वहाँ पर देखा कीट-पतंग अपना घोंसला बना लेता है, अपना घर बना लेता है, तो उस तरह कीट-पतंगों को हम लोग क्या करेंगे? आने का मार्ग को बंद करेंगे ताकि उसका भी प्रवेश हमारे घर में होता रहेगा, काटता रहेगा, तो हम लोग को इस तरह की बीमारियाँ फैलती रहेंगी। यदि इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारे इसको बीमारी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब एक्जिमा हो सकता है, यही समय पर इचिंग रहेगा, तो सही समय पर यदि आप इलाज इसका नहीं कराएँगे तो ये बीमारी और माने दूसरा तरह के रूप धारण कर सकता है। इसको सही समय पर हम लोग को इलाज कराना चाहिए। इसके मैनेजमेंट के लिए यानी बीमारी ना फैले या बीमारी किसी को हो गया है तो उसके लिए आप क्या-क्या उपाय करेंगे? इसके उपचार के लिए हम लोग 25% बेंजाइल बेंजोनेट जो होता है पानी में घोलकर वो लगाएँगे, ठीक है? ये पाउडर के रूप में आता है। बेंजाइल बेंजोनेट जो होता है ये पाउडर के रूप में होता है और इसका 25% भाग जो होता है पानी में मिलाकर और उसको हम लोग लेप लगाएँगे ताकि हम लोग की बीमारी को ठीक हो जाए। उसके बाद द्वितीयक संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक दवाई यानी बीमारी इससे भी आगे ना फैले इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे। खुजली कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स का उपयोग करेंगे यानी जो एलर्जी को खत्म करता है उस तरह का हम लोग को दवाई का उपयोग करेंगे। कपड़ों को धोकर एवं धूप में सुखाकर पुनः पहनना चाहिए क्योंकि आपको बताया कि किसी भी सूक्ष्मजीव को मारने का तरीका क्या है? वो गर्मी है, हीट की वजह से वो क्या होता है? मर जाता है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी हम लोग कपड़ा जो यूज़ करते हैं उस कपड़ा को बार-बार धोते रहेंगे, धूप में सुखाते रहेंगे, यदि पॉसिबल हो तो उसको आयरन करके तब उसको हम लोग धारण करेंगे। उसके बाद उपचार के दुष्प्रभावों पर नज़र रखेंगे, जैसे कि बहुत सारा ऐसा होता है कि हम लोग उपचार करते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट भी आ जाता है। तो जो भी आप इलाज करते हैं ये भी ध्यान रखना है कि उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको खाज और खुजली के बारे में हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको खाज और खुजली के बारे में विस्तृत जानकारी मिली होगी। यदि आपको किसी प्रकार के समझ में नहीं आया होगा कोई बात, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। आपके समस्या को हम लोग दूर करने का कोशिश करेंगे। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक पेज पर हमको देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो करें और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आए। धन्यवाद।